हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अपना साइंस का। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में देखा था, आज हम फिर से समझेंगे। उससे पहले देखो, व्हाट विल हैपन इफ अ बस डजंट स्टॉप। क्या होगा कि अगर कोई बस अपने स्टेशन से चली और चलती ही जा रही है, कहीं पे रुके ही ना, तो क्या होगा? इमेजिन करो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इफ अ टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू आर अनेबल टू सॉल्व इट। ठीक है, टीचर लिख रहा है और आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, और आप लिख रहे हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, बट आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, कि क्या लिख रहे हैं, और प्रिंट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्सीडेंटली स्टेप ऑन अ बनाना पील। ठीक है, केले के छिलके पे अगर आपका पैर पड़ जाता है, या फिर बरसात के दिनों में कहीं पे चिकनी मिट्टी जो गिल्ली हुई होती है उसके ऊपर आप दौड़ रहे होते हैं अचानक से, तो क्या होता है? नेक्स्ट, व्हाई द सोल ऑफ योर न्यू शूज बिकम रफ आफ्टर वेयरिंग इट फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, आप जब भी स्कूल में न्यू एडमिशन लेते हैं नई क्लास में, तो आप शूज़ खरीदते हैं अपने लिए, बट होता क्या है, 2-3 महीने के बाद उसका सोल जो होता है वो रफ हो जाता है, घिस जाता है, नीचे से थिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, सोचिए थोड़ा। तो इन सब का रीज़न क्या है? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन। ठीक है, दीज आई काउंटेड। तो आंसर क्या है सबके लिए? फ्रिक्शन। चलो, तो ये चैप्टर नंबर 12 दैट इज फ्रिक्शन। होता क्या है, डेफिनेशन से देखो, फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोशन जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे अपोजिट काम करती है, जो कि आपस में कांटेक्ट में होते हैं दोनों। ठीक है, स्मूदर सरफेसेस। अच्छा, पहले डेफिनेशन दोबारा समझ लो। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन से अपोजिट जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, स्मूदर सरफेसेस एग्जिबिट लेस फ्रिक्शन। जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, और रफ जो सरफेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको स्मूथ का मतलब क्या हुआ? हाँ, आपने डोर होता है ना लकड़ी का बना हुआ, उसको और जो कांच होता है, ग्लास, उनको टच करके देखना। ग्लास जो होता है दैट इज स्मूथर देन द बोर्ड और डोर ऑफ वुड, है बात की नहीं? तो वो होता है कि स्मूथर जितना सरफेस होगा, ठीक है, उतना फ्रिक्शन कम लगेगा, जितना रफ होगा उतना ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन लगता है बेसिकली देखो, टू टाइप, दो सरफेस है। जो बेस है आपका, उसमें छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, जितना मर्जी स्मूथ सरफेस बना लो आप, ग्लास का सरफेस है किस चीज़ और का है, उनके बीच में इरेगुलरिटीज बच ही जाती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जो सेकंड ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करेगा, तो ये आपस में एक दूसरे के पकड़ बना लेती हैं, उसके कारण क्या लगता है? फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये क्या करता है? अपोज करता है जो मोशन कर रहे होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन। इट एक्ट्स ऑन बोथ सरफेसेस। ये भी बात ज़रूरी है कि ये दोनों सरफेस पे लगेगा, और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी, और जो नीचे वाला है उसके ऊपर। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रिक्शन के लिए, कि जब भी फ्रिक्शन की बात होगी तो ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, सरफेस कैसा है उसका, कितना स्मूथ है, कितना रफ है। ठीक है, तो सारी बातें उसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट, तो ये वही चीज़ें समझाने के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ा था, कि कोई भी सरफेस है उसके ऊपर छोटी छोटी क्या होती हैं? इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसमें उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
ओके, चलो आगे। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं आपका एग्जाम्पल देखें। ओके, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रुकी हुई है, स्टेशनरी है, एक जगह पे खड़ी हुई है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इक्वली होगी तभी तो, रेस्ट पे है, अगर ज़्यादा होती तो उसने मूव कर जाना था, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट होती है तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन लगता है, जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करने लगेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जब कोई चीज़ स्लाइड होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल है, जब कोई चीज़ रोल करती हुई जाएगी, ठीक है, अपने आप में रोल करते हुए मूव कर रही है नीचे को, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट विल कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा इजी सा एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनना सर। मान लो आपने क्या किया, एक आपने फ्लैट सा लकड़ी का बड़ा सा पीस रख दिया, ठीक है, बोर्ड टाइप रख दिया कुछ। अब आपके घर में कोई, आपके पापा या दादा कोई क्या लाए, एप्पल की पेटी ले आए उठा के, उसको उन्होंने उसके ऊपर रख दिया। तो ये जो फर्स्ट इन दोनों के बीच में इस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब वो रेस्ट पे है। अब हुआ क्या, आपने इसको यहाँ पे किसी चीज़ के पिलर्स के ऊपर रखा था, ठीक है, आपने इस पिलर को यहाँ से किसी ने किक मार दी या हटा दिया साइड, ओके, ये पिलर हटा दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या हुआ, ये जो बोर्ड था ये ऐसे हो गया नीचे को, ये, और उसके कारण क्या हुआ, जो आपका एप्पल का बॉक्स था वो भी मूव करने लग गया ऐसे, ठीक है, ये तो इस डायरेक्शन में चलने लग गया, क्योंकि आपका जो प्लेन था वो इंक्लाइंड हो गया, तो इसलिए ये स्लाइड करने लग गया नीचे को। तो इस टाइम पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दो हो गए, अब थर्ड क्या है, थर्ड में ऐसा हुआ कि जब ये यहाँ से जा रहा था, ठीक है, तो इस पेटी में से कहीं से फट गई, उसमें से एक एप्पल निकल गया बाहर, ठीक है, तो एप्पल बना देते टेम्परेरी सा जैसा बनेगा, ठीक है, यहाँ करते स्टार्ट, तो ये आ गया आपका, चल यार एप्पल। अब ये एप्पल क्या सीधा थोड़ी जाएगा स्लाइड करके, एप्पल तो राउंड राउंड करके जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, यहाँ यहाँ ऐसे। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जब ये रेस्ट पे था तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन था दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये स्लाइड लगा करना है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन था वो था आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ये रोल कर रहा था उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो आपका कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में लगा था वो सबसे कम था, उससे ज़्यादा आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे भी ज़्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है जी? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना, यही चीज़ आपको मैंने दोबारा से समझाई है। ये देखो, ये लिखा हुआ है नीचे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो सबसे ऊपर है स्टैटिक फ्रिक्शन वो सबसे ज़्यादा हुआ। फिर चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है।
इंक्रीज कैसे करते हैं? बाय प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर, ठीक है। तो किसी सरफेस को प्रेस जब हम करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, जो दो सरफेस थे वो आपस में और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, उसके कारण उनकी ग्रिपिंग और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उनके बीच में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ आपका व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ बाइसिकल और कार। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बसेस जो रुकती हैं, कार व्हीकल्स, तो किसके कारण होते हैं? दैट इज ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, ऐसे करके टायर के साथ में आपके ब्रेक्स के पैड्स लगे होते हैं, जब उसके ऊपर ब्रेक्स लगाते हैं तो उसके कारण जो उन दोनों के बीच का स्पेस होता है और कम हो जाता है, उसके कारण वो ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसके कारण ब्रेक्स लगती हैं और वो रुक जाती है गाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। अब इंक्रीज में तो हो गया, एक तो प्रेस करके, सेकंड रफनेस को इंक्रीज करके। अगर हम रफनेस बढ़ा देंगे सरफेस की, उसके कारण क्या होगा, उसके बीच में जो इरेगुलरिटीज थी वो भी बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग, कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मेथड होते हैं पॉलिश करके, लुब्रिकेंट अप्लाई करके, जो पुर्जे होते हैं उनके बीच में हम तेल वगैरह लगा सकते हैं या फिर उनको पॉलिश कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स कैसी होती हैं ये आपने देखी जरूर होंगी, ठीक है। लोकल लेवल पे हम ऐसा कुछ बनाते थे ना, ऐसे होते हैं उसमें, ये गोलियां बोलते हैं उनको शायद, बॉल बेयरिंग्स। फिर इसके ऊपर आप बैठने के लिए ऐसे ऐसा बनाते हैं और उसको पकड़ने के लिए ऐसे करके, ठीक है। ये तो ये होती है बॉल बेयरिंग्स। उसके कारण क्या हुआ, वो जो उसका टायर टाइप होता है छोटा सा रिंग, वो रोल रोल करके घूमता रहता है, और इसको बोलते हैं कुछ बग्घी या कुछ समथिंग, ये आप लोगों को मैसेज करके टाइप करेंगे इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं बॉल बेयरिंग्स। ये भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मेथड हो सकता है, सेपरेशन ऑफ सरफेसेस बाय एयर, ठीक है। उनके बीच में एयर गैप डाल के वैसे भी हो जाएगा। स्ट्रीम लाइंड शेप, इसका आपका एग्जांपल मैं देती हूँ आपको एक, अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक पेज लेके, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होता है, देखा है सबने, उसकी शेप आगे से ऐसी होती है, ठीक है। विंग्स पे मत जाना, मेरे को शक्ल याद नहीं आ रही है विंग्स कैसे होते हैं। तो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की तरह ऐसे लगा दूँ तो बर्ड्स ही लग रहे हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन ऐसे क्यों बने होते हैं आगे से, ये पॉइंटेड ऐसे क्यों नहीं बना होता, ये ऐसे होता है एरोप्लेन से। तो ये होता है आपका स्ट्रीम लाइंड शेप। जब एयर आएगी, एयर में चलेगा ना, ये देखो, तो जो एयर होगी जब इसके वर्टिकली आएगी आगे से पैरेलली, तो स्ट्राइक करेगी पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा सरफेस मिलेगा इसको स्ट्राइक करने, इसके कारण बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो इस प्लेन की जो स्पीड होगी उतनी अच्छी नहीं होगी, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, दिमाग लगा के इसको स्ट्रीम लाइन पॉइंटेड कर दिया गया यहाँ से, और पीछे से बॉडी को भी स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है। उसके कारण क्या होगा, जो एयर आएगी वो एकदम से यहाँ से स्किप कर जाती है, कहीं ऊपर से कहीं नीचे से, और उसके कारण इसकी स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फोर्स कम लगती है। तो इसको बोला जाता है स्ट्रीम लाइन। होगी, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो किसके कारण होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, इट इज ड्यू टू इररेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके। जो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, और जिसमें रफनेस ज़्यादा होगी उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, उसके बाद कोई बात पता न लगे तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। अगर किसी और को चाहिए होगा चैप्टर, आपके फ्रेंड्स को या किसी और को, तो यू कैन शेयर इट विद देम, और पढ़ते रहिए,
stay active, stay good. Bye.